क्लास 12 हमने एक अपना एक यूनिट पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमने लिमिटेशंस भी पढ़ी थी। तो उस जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशंस होती हैं उनकी कमियों को दूर करने के लिए हम नई थ्योरी पढ़ रहे हैं, CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए हमें सबसे पहले एक बात समझनी है कि जैसे कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और आपको पता है कि जो डी ब्लॉक की एलिमेंट्स होती हैं आपको पता है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट होती है। ठीक है, अब वो कोई मेटल है जैसे एम, इसमें कुछ मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एम एन पॉजिटिव का चार्ज आ गया, ये मेटल है। ठीक है, ये आपको दिख रही है मेटल, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। और इस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो लगी होती है वो लिगेंड्स लगी होती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ आपको, तो आपको देखना है कि इसमें आउटर मोस्ट में 6 लिगेंड लगे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो हमने इस तरह से दिखा रखा, ये वाले जो कनेक्शन है ऐसे आगे की ओर है, और जिन्हें हमने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है वो पीछे की ओर है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो सराउंडिंग में लिगेंड्स हैं, आपको पता है कि लिगेंड्स दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो लिगेंड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा CN1 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव टाइप, या ऑक्सीडेट आयन 2 नेगेटिव, ये सारे लिगेंड्स जो हैं नेगेटिवली चार्ज हैं। इनके अलावा कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल बोले जैसे H2O, NH3, इस तरह से। तो यहाँ पर ये बात समझनी है, यहाँ पर को जो लगता है कंसेप्ट लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। कैसे? जो ये मेटल है, सेंट्रल मेटल है एन पॉजिटिव करके, ये जो लिगेंड्स है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, इनके अंदर की ओर को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहेगा। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है। जैसे पोलराइज हो गए तो अंदर को नेगेटिव, बाहर को पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स में भी नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, Mn पॉजिटिव। यहाँ पर को भी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में काम करेंगे, और इस कारण से यहाँ पर को क्या होता है, इस मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट होता है, जिसकी डायरेक्शन मैंने अंदर के को दिखा रही है। समझ में आ गया? तो इस कारण में क्या होता है, जैसे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, आप देखिए ये डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स हमने बना रखे हैं। कौन सा? पहला वाला DXY इस तरह का शेप है, दूसरा DYZ उसका इस तरह का शेप है, DZX इस तरह का शेप हो गया, DZ स्क्वायर का शेप इस तरह से हो गया, और DX स्क्वायर मैंने सोचा था डबल हार्ट टाइप का। ये 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या? 5 आपके क्या हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं। अब होता क्या है इसमें समझना है आपने, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपनी डी जनरेटेड फॉर्म पे आपको मिलेंगे। डी जनरेटेड फॉर्म मतलब इसको समझने के लिए जैसे यहाँ पर देखिए कैसे करके, डी जनरेटेड फॉर्म का मतलब है आपको इस तरह से देखिए, जैसे ये सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं आपस में मिलकर आपको इस तरह से दिखाई देंगे, इस तरह से। तो ये जो हम कह रहे हैं ये इसकी डी जनरेटेड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? डी जनरेटेड फॉर्म। ठीक है, अब डी जनरेटेड फॉर्म में समझना है, जैसे ये नीचे से ऊपर को एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखा रहा है ऐसे। ये 3D ऑर्बिटल है, देखिए आपको बताया 3D ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, और ये आपका 3D ऑर्बिटल ऐसे दिखा रहा है। ये आपका 3D ऑर्बिटल है तब जब कोई लिगेंड इस पर अप्रोच नहीं कर रहा है। अच्छा, जब कोई यहाँ पर लिखेंगे नो लिगेंड्स अप्रोचिंग, कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है। अब जब इसमें क्या होता है, लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, लिगेंड्स जब अप्रोच करेंगे तो इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो ये बन गया, ये ऑर्बिटल बन गया 3D एस्टिक से लिखा है। एस्टिक माने इसकी जो एनर्जी इस वाले से ज्यादा है ये भी डीजनरेटेड फॉर्म है। समझ आ गया? है ये भी डीजनरेटेड फॉर्म है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? अब इसके बाद क्या होता है समझना है आपने,
जैसे ये 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे, तो इनमें क्या होता है, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये हम कौन सा वाला कंपाउंड ले रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स याद है किस तरह की ज्योमेट्री होती थी उसकी, कुछ इस तरह की ज्योमेट्री उसकी होती है। ये सेंट्रल एटम, इससे ऊपर एक एटम लग गया और 4 एटम आपके ऐसे लग गए, फिर इसको आप इससे मिला दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी इस तरह से, ये ठीक है, ऐसे समझ में आ गया। तो ये सब नेगेटिवली चार्ज है एटम ये, और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है, जो ये पांचों मैंने अभी आपको ऑर्बिटल बताए थे, कौन से वाले, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और आपको फिर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो ये आपका डी जनरेटेड फॉर्म पे है। ये ऑर्बिटल क्या करते हैं, इसमें जब इलेक्ट्रॉन को ये समझना है कि हाँ जैसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे ये मान लीजिए इस तरह का ट्रिपल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। अब नंबर ऑफ लिगेंड्स आके इस पर अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो होती है इसकी जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है, जो मैंने आपको डी जनरेटेड से फॉर्म दिखाया था ये वाला, इसके बाहर से लिगेंड्स आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो उस समय ये एक सरफेस यहाँ पर बन जाती है जो नेगेटिवली चार्ज सरफेस होती है। अब सोचिए इसके अराउंड में नेगेटिवली चार्ज सरफेस है और कोई लिगेंड आके वहां पर को अप्रोच कर रहा है, तो वहां पर क्या लगने लगेगी, रिपल्सन लगने लगेगी। जिन ऑर्बिटल्स पे रिपल्सन, क्योंकि अभी आपको दिखाया था मैंने पांचों ऑर्बिटल के शेप अलग हैं, तो जिन ऑर्बिटल में उनके एक्सेस के अराउंड अप्रोच करते हैं लिगेंड्स, तो वहां पर वो रिपल्सन जो होती है वो ज़्यादा लगती है, और जिस समय उनके एक्सेस के अलाउंड अप्रोच नहीं हो रही है वहां पर को जो रिपल्सन लगती है वो कम होती है। इस बेसिस पे जो 3D ऑर्बिटल यहाँ होता है, ये जो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल है, ये आपका क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है दो तरह के ऑर्बिटल्स में। इसको जरा ध्यान से देख लेना आपको, ये जैसे 3D ऑर्बिटल है, ये इस तरह से यहाँ से क्या होगा, दो तरह से टूट जाएगा, ऐसे और ऐसे। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने सेंटर लाइन से इसको गैप को बड़ा कर रखा और इस गैप को मैंने छोटा कर रखा, इसका मतलब भी आपको भी समझना है। तो इस तरह से ये क्या करती है, स्प्लिट कर जाती है। ऊपर वाले में 2 ऑर्बिटल दिखा दीजिए और नीचे वाले में आप 3 ऑर्बिटल ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। ये नीचे कौन से ऑर्बिटल हो गए सही, आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ऊपर कौन से हो गए साहब आपके, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो है सेंटर, ये आपका सेंटर है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जो 2 ऑर्बिटल्स मैंने आपको ऐसे वाले बताए थे, एक ये डी जेड स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, और एक ये वाला डी जेड स्क्वायर। ये दो ऑर्बिटल में जो अप्रोच होती है इनके एक्सिस के अलाउंड होती है, ठीक है, ये ऐसे चलिए इस तरह से। तो इन 2 ऑर्बिटल में जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं उनके एक्सेस के अलाउ करते हैं, और बाकी जो 3 थे उनमें उनके एक्सेस के अलाउ नहीं करते, यानी कि इसमें रिपल्सन लगेगी। और बाकी जो 3 ऑर्बिटल है कौन से वाले, डी एक्स वाई, डी जेड वाई जेड और डी जेड एक्स, इनमें लिख देंगे नो रिपल्सन, यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं, और इसमें लिख देंगे मोर रिपल्सन, ज्यादा रिपल्सन। तो इस कारण से क्या होता है, ये जो 3D ऑर्बिटल होता है, डिजेनरेटेड ऑर्बिटल, ये स्प्लिट कर जाता है 2 तरह के ऑर्बिटल्स में। अब जो ये लाइन है आपकी, इसे हम कहते हैं बेरिसेंटर, क्या कहेंगे इसको, बेरिसेंटर। इसको लिखिए BARY, बेरिसेंटर, CENTER, बेरिसेंटर। इसको बेरिसेंटर लाइन मतलब क्या है, इसकी जो एनर्जी है उसे बोलिए मीन एनर्जी। मीन जानते हैं दोनों का एवरेज, ये आपकी मीन एनर्जी होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एनर्जी देखिए, ये जो पूरा गैप है इन दोनों के, इस गैप, इसे बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक हो गया, या इसको स्प्लिटिंग एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए इधर, इसे हम डेल्टा ओ दिखा देंगे, और ये जो है देखिए ये
क्या है कि इन dx² - y² और dz² की इससे कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई, मीन एनर्जी से कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई, और नीचे जो है इसकी मीन एनर्जी से कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई तीन ऑर्बिटल्स की, वो डिफरेंस है। समझ में आ गया? ये डेल्टा ओ जो है, ओ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ओ लिख रहा हूँ। कहीं पर को हम डेल्टा टी लिखेंगे वो वहां पर लिखेंगे जहां पर को आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ये बात समझ लेंगे आपने। अच्छा, जो बेरिक सेंटर से ये एनर्जी होती है ऊपर की, ये होती है 3/5 ऑफ डेल्टा ओ, और जो नीचे वाली होती है वो होती है 2/5 ऑफ डेल्टा ओ। समझ में आ गया इतनी बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात समझते हैं। इस वाले ऑर्बिटल को, ये जो हमारा ऊपर वाला ऑर्बिटल है dx² - d² और dz², इन दोनों को साथ में मिलाकर हम बोलते हैं Eg। क्या बोलते हैं? Eg। और ये नीचे के तीन ऑर्बिटल को साथ में कंबाइंड होकर बोलते हैं T2z। ये दो टर्म आपको याद करने हैं। ऊपर वाले को हम बोलेंगे Eg और नीचे वाले को बोलेंगे T2z। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज्यादा है, तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जो Eg है वो मोर ग्रेटर देन T2z। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसकी है, जो Eg है वो मोर ग्रेटर देन T2z। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अभी हमने जो CFT पढ़ी थी, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे पढ़ी थी। आपको समझना चाहिए जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली वही होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, मतलब कि नंबर ऑफ लिगेंड्स इसमें 6 हो, जबकि कब? जबकि लिगेंड जो है मोनोडेंटेट है। अगर लिगेंड बाइडेंटेट हुआ तो फिर इनके नंबर लगे हुए होने चाहिए 3। समझ आ गई बात? तो टोटली कुल मिला के बात हुई थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। देखिए इसमें नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, और इसमें भी नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं। ये तीन ऐसे कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हैं, और इन तीनों में अलग अलग तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो VBT और CFT का जो मेन यूज होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट इसमें क्या होता है, केवल वाला स्पिन का यूज होता है, μs। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे हम इसमें निकालेंगे उसे समझना है। यहाँ पर को मैं VBT से निकाल के लिख रहा हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ पर को CFT से इसको निकाल रहा हूँ। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम है, ये पहला कंपाउंड है MnCl6 4 नेगेटिव, तो इसमें सेंट्रल एटम है Mn। आपने लिखा था Mn का एटॉमिक नंबर 25 बोले तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s2 3d5, ये आप लोग को पता है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा Cn की कितनी होती है -1, इसकी x मान लो, x + 6 × -1 = -4, तो x बराबर मेरे ख्याल सॉल्व करके क्या आ जाएगा +2। तो यहाँ पर तो इसकी Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +2 आ गई। Mn की ऑक्सीजन स्टेट +2 आ गई तो Mn क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव का मेटल हो गया, 2 पॉजिटिव मेटल हो गया तो 4s0 और 3d5 हो गया। समझ गए? यहाँ तक तो सब सेम है। अब VBT जब हम यूज करेंगे तो VBT में इन 5 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करके दिखाएंगे 3d ऑर्बिटल में? ये जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 3 रूल हमने वहां पर फॉलो करने हैं। एक होम्स रूल लगाना है, दूसरा अबाव प्रिंसिपल अप्लाई करना है, और तीसरा पॉली का एक्सक्लूजन रूल अप्लाई करके इन तीनों रूल से हमको क्या करना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। तो जब इसमें हम VBT से 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5। समझ आ गया? अच्छा, अगर इसको हम CFT से देखें, इसी में CFT लगा के देखेंगे तो आपको बताया है कि ये जो 5d ऑर्बिटल, जो 3d ऑर्बिटल है इनका, ये ध्यान देना, ये 3d ऑर्बिटल इस तरह से दो तरह से डिवाइड हो जाता है। ये नीचे T2g, ऊपर Eg, ऊपर क्या Eg, नीचे T2g। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर को जो लिगेंड्स है Cn, देखिए Cn को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखना ध्यान देना, Cn जो है आपका ये SFL है। SFL बोले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, तो वहां पर को क्या हो जाएगा, इसके लिए डेल्टा O ग्रेटर देन P। डेल्टा O जो है आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी है, और P जो है
पेयरिंग एनर्जी है, समझ में आ गया? इसको पी लिख लीजिए, पेयरिंग एनर्जी पी, और डेल्टा ओ को आप क्या लिख रहे हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, तो क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए ना पेयरिंग एनर्जी, तो लो एनर्जी में क्या करेंगे? पेयर करने लगेंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो अब इसके ये तो एनर्जी हायर एनर्जी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाने की बजाय क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है तो इसको पेयर करना शुरू कर देगा ऐसे। तो क्या देखा आपने? वीबीटी में तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 आ गया, सीएफटी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? n बराबर 1। तो इससे वीबीटी से हम म्यू एस निकाले, मैग्नेटिक मोमेंट निकाले, तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2। अब देखिए n कितना है? 5, तो हमने कहा कि 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो गया? रूट 5 इंटू 7, 35 हो गया लगभग। इसमें देखिए इसमें n बराबर 1 है, इसके लिए कैसे लगाएंगे? म्यू बराबर n इंटू एन प्लस 2। अब आपका n 1 है, 1 प्लस 2 यानी कि रूट 3। अब आप जानते हैं कि रूट 3 और रूट इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वीबीडी से निकालने पर ये आ जा रहा है, जबकि सीएफटी से निकालने पर ये आ जा रहा है। और आपको ध्यान देना है, जब भी आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो आपने सीएफटी अप्लाई करनी है, ना कि वीबीडी। समझ में आ गया? तो ये पहले वाले केस के लिए हो गया था, MnCn6 4 नेगेटिव के लिए, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इसके लिए दूसरे कंपाउंड के लिए FeH2 का होल 6 2 पॉजिटिव। अब ऐसे देख लीजिए Fe का होता है कितना? 4s2 3d6। फिर यहाँ पर इसका निकालेंगे, इसकी 0 है, 6 2 पॉजिटिव, तो Fe ऑक्सीजन स्टेट 2 पॉजिटिव, तो ये Fe2 पॉजिटिव हो गया। 4s0 3d6, 3d6 को VBD से फिल करेंगे। VBD से कैसे फिल होगा आपको पता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आगे 2 3 4 5 6 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 हो गए। आपको पता है कि यहाँ पर जो लिगेंड लगा है H2O, और H2O आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड WFL, जैसे वो SFL था कि WFL है वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या हो जाएगा? डेल्टा O स्प्लिटिंग एनर्जी लो हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग एनर्जी से लो हो जाएगी। तो अब इस समय जब वो पहले सेंटर से दो बनाएंगे आप ऐसे, ये T2Z और ये T2Z, ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिल हो गए। अब ये क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, अब तो क्या होगा? ये पेयर करने के बजाय क्या होगा? अपने बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा 4 5 और तब 6 को पेयर करेगा। तो नंबर ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी n बराबर 4 आ गए। अब दोनों ही केस में इस तरह के क्वेश्चन आपका, चाहे वो आप सीएफटी से सॉल्व करो चाहे वीबीडी से सॉल्व करो, दोनों में सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि दोनों में n की वैल्यू 4 आ रही है। तो फॉर्मूला वही लगा देंगे फिर से, μh बराबर √n इंटू n प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? √4 इंटू 6, तो √24 टाइप से आ जाएगा। दोनों ही केस में सेम आएगी, दोनों ही केस में सेम आएगी। अभी नंबर थर्ड कंपाउंड है कि IrCl6 3 नेगेटिव। अब इसमें एडीएम का जो होता है वो होता है 77 एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 6s2 5d6 इसका, सॉरी 5d7 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पर इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, +3 आ जाएगी इस ऑक्सीजन से, कितनी आएगी? +3। आपको बता रखा बाबा निकालना, +3 में 6 के गायब जाएंगे, एक यहाँ से गायब हो जाएगा, बचेगा 5d6। 5d6 को VBD से बनेंगे। अब तो आप लोग सीखे ना VBD से कैसे बनेंगे? ये 1 2 3 4 5 6। CFT से फिल करेंगे, CFT से आपको पता है Cl6 लगा है, जो Cl6 लगा है ये भी क्लोरीन जो होती है, फ्लोरीन क्लोरीन, ये भी WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा? जैसे इसको स्प्लिट करेंगे, ये T2Z वाला Eg हो गया और ये आपका T2Z हो गया। अब क्या है देखिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या है? डेल्टा O मोर ग्रेटर देन बोल रहा हूँ Pe, इसलिए यहाँ पर को फिर उत्पन्न फिर होकर पेयरिंग हो जाएगी। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हुआ तो इसका मतलब आपका ध्यान है टॉपिक में। देखिए जबकि यहाँ पर कोई वीक फील्ड लिगेंड था, उसके बाद भी ये पेयरिंग कर रहा है, इसका रीजन क्या है?
यहां पर तो कौन सा डी आ गया, कौन सा डी आ गया बताइए, 5D। और जो ये रूल था वो किसके लिए था, 3D के, इससे पहले जो थे वो 3D थे। तो 5D ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर को ये क्या हो जा रहा है, पेयरिंग एनर्जी मोर लेस देन डेल्टा ओ स्प्लिटिंग एनर्जी, इसलिए यहाँ पर को ये क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम हो गई पेयरिंग एनर्जी, इसलिए क्या कर रहे हैं, पेयर कर रहे हैं। अब पेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर को अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, n बराबर 0, तो यहाँ पर तो म्यू एस क्या आ गया, 0 आ गया, डाइपोल मोमेंट 0 इसके लिए। यहाँ पर तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू एस कितना आ जाएगा, 4 × 4 + 2 बराबर 4 × 6, तो ये बीबीटी से आ रहा है और ये किससे बीबीटी से आ रहा है, सीएफटी से। बनाना किससे, मैं बता रहा हूं आपको, किससे करेंगे आप सब, सीएफटी से करेंगे। समझ में आ गया इतना। अब ये है हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर आपको बताया, जैसे ये है इधर 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 और एक चौथा पीछे साइड को होगा, मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होगा। टेट्राहेड्रल में जब अप्रोच करते हैं तो टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है, उल्टा मामला हो जाता है, यानी कि जो dxy dzx और dyz है उनमें एक्सेस के अराउंड यहाँ पर को क्या कहते हैं कि टेट्राहेड्रल शेप के कारण एक्सेस के अराउंड इनमें हो जाती है और नीचे वाला में होती है, इसलिए इनकी ज़्यादा इनकी नीचे लो एनर्जी, यानी कि इसमें उल्टा हो रहा है, T2 ऊपर आएगा, इजी नीचे आएगा, इसमें टेट्राहेड्रल समझिए। और ये वही बैरिसेंटर हो गई, बैरिसेंटर के ये इनका स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई, ये बैरिसेंटर हो गई, और ये इस स्प्लिटिंग एनर्जी का 2/5 डेल्टा की ऊपर वाली हो गई और नीचे वाली 3/5 डेल्टा की नीचे वाली हो गई। इसमें इस तरह से स्प्लिटिंग होती है, बस ये ध्यान देना है, इसको उल्टा हो जाता है केस, इसमें T2 ऊपर और इजी नीचे आ जाता है, ध्यान देना है। और दूसरा देखिए ये गैप छोटा है, ये गैप बड़ा है, इसलिए 2/5 है, ये 3/5 आपको बता दिया, समझ में आ गया। आपको देखिए अभी हम सीख रहे हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। टेट्राहेड्रल में T2 ऊपर होता है, ऑक्टाहेड्रल में T2 नीचे होता है और ऊपर इसमें इजी होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, स्प्लिटिंग एनर्जी मोर ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है। जब स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर होगी पेयरिंग एनर्जी से तो समझ लीजिए उस समय क्या होगी, पेयरिंग होगी, और जिस समय पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर होगी स्प्लिटिंग एनर्जी से तो उस समय पेयरिंग नहीं होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे इसमें देखिए, ये आपकी कौन सा वाला है, डेल्टा टी यानी टेट्राहेड्रल के लिए, तो टेट्राहेड्रल के 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, 1 2 3 और 4। इसमें कैसे बनेंगे, 4 इसमें सॉरी इसमें 4 से मतलब समझिए जैसे ही 2 के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊपर यहाँ से कुछ फिल करेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन करने तो 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। ये सब आपने देखना है स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। जब स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर होगी पेयरिंग एनर्जी से तो उस समय क्या हो जाएगा, पेयरिंग होगी, और जिस समय स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन पेयरिंग एनर्जी होगी उस समय ये फिर पेयरिंग करेंगे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये बात समझ आ गई। एक और बात देखिए, जब आपकी पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन क्या हो, स्प्लिटिंग एनर्जी हो, तो फिर उस समय क्या होगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगी, फिर ये ना होके क्या होगा, ऐसे ना होके इस तरह से इनको हम फिल करने लगेंगे। ये इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जो ऑक्टाहेड्रल और उसमें हम कंपेयर करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और उसमें हम कंपेयर करते हैं